तो आज तारीख है 20 दिसंबर और आज हम संडे और आज का दोनों दिन का करंट कवर करेंगे। जितनी भी हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर है उनमें जितनी भी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, सब कुछ। तो द हिंदू के अगर संडे के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो जो WHO का डाटा है वो आया है कि ओमिक्रॉन को जैसे केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं उसको लेके, और इसको अभी अपन आगे बात कर लेंगे। एक फ्रंट पेज पे आई है अफगानिस्तान की न्यूज़ कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है अलग अलग जगह खुली हुई है, तो अफगानिस्तान सरकार उसको एड तो दे नहीं रही है अब तो वहाँ तालिबान, तो उनको बंद करने की नौबत आ गई है। एक न्यूज़ आई है राजस्थान की उड़ान स्कीम को लेके। बेसिकली उड़ान स्कीम राजस्थान की क्या है, फ्री सैनिटरी नेपकिन्स जो होती हैं वो दी जाएंगी लड़कियों को उसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि तकरीबन 2.5 करोड़ ऐसे बच्चियां हैं जो स्कूलिंग छोड़ देती हैं क्योंकि उनके पास में सैनिटरी नेपकिन्स नहीं है या उनको पीरियड प्रॉब्लम्स होती हैं उस वजह से। और तकरीबन 62% ऐसी लड़कियां या औरतें हैं हमारे देश में जो आज भी सैनिटरी नैपकिन को यूज नहीं करती हैं, मतलब डेली बेसिस पे। तो दैट्स ऑल, ये बस राजस्थान की उड़ान स्कीम की है। तो बेसिकली अगर फ्रंट पेज पे बात की जाए तो एक उड़ान स्कीम हमारे लिए जरूरी है और दूसरी ये ओमिक्रॉन का जो WHO का डाटा है। तो WHO के डाटा की बात करें तो 89 कंट्रीज में ओमिक्रॉन के केसेस पहुंच गए हैं और सबसे खतरनाक बात ये निकल के आई है कि हर 1.5 से 3 दिन में हर कंट्री में केसेस डबल होते जा रहे हैं। यूके में तो 10,000 के ऊपर चले गए हैं। तो यूके ने तो काफ़ी सैंक्शंस वगैरह लगाने भी शुरू कर दिए हैं, हम लोग देखते हैं लॉकडाउन वगैरह शुरू कर दिया, ये सब चीज़ें। तो WHO ने ये बताया कि भले ही सीवियरिटी या वल्नरेबल उतने नहीं है, लोग उतने हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इस रफ्तार से बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनके लिए कंट्रीज़ को तैयार रहना चाहिए। तो दैट्स ऑल। एक पेज नंबर 6 पे न्यूज़ आई है DRDO को, जो अग्नि P मिसाइल को लेके आई है, अग्नि प्राइम बेसिकली। तो उसकी सेकंड टेस्टिंग हुई है। पहली टेस्टिंग हम लोगों ने देखा था कि जून में हुई थी, और उड़ीसा में हम लोग जानते हैं, वहीं से उड़ीसा के चांदीपुर से होती है वही टेस्टिंग हुई है। और 1000 से 2000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, और नेविगेशन होगा कैपेबिलिटीज हुई, ये सब बढ़ा दी गई हैं थोड़ी अग्नि प्राइम में। अब देखो एक बार बात कर ले रहा कि ये किस प्रोग्राम के तहत बनती है। तो IGMDP एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 1983 में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी खत्म हुई थी उससे कुछ महीने पहले ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो इसमें पटना बेसिकली P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, और मतलब बेसिकली ये 5 मिसाइल्स हैं जो अलग अलग बनाई जाती हैं। और अग्नि जो मिसाइल है वो भी इसके द्वारा ही डेवलप की जा रही है, IGMDP प्रोग्राम के तहत ही, और ये तब से ही चल रहा है। और जो अगर हम लोग बात करें ना कि अग्नि मिसाइल की, तो अग्नि मिसाइल जो पहली मिसाइल आई थी अगर हम बात करते हैं तो उसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर थी, और आज हम लोग जो अग्नि 6 पे काम कर रहे हैं वो 6000 से 7000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है उसकी। और बाय द वे सच वाली बात तो ये है कि मिसाइल्स की मारक क्षमता इनसे कई ज़्यादा रहती हैं, बताई कम जाती हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है सेंट्रल एशियन डायलॉग को लेकर। अभी हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल एशियन डायलॉग हुआ है दिल्ली में। हुआ क्या था, इसमें और ज़्यादा ऐसे बात न्यूज़ में क्यों आ गई है, क्योंकि जो हम देखते हैं ना कि इस्लामिक कॉरपोरेशन का जो डायलॉग था वो भी इसी समय पे था, और सेंट्रल एशियन के जितने भी विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पर भी बुलाए गए थे, बट वो लोग OIC की मीटिंग में ना जाते हुए इंडिया की मीटिंग में आए हैं, तो इसलिए ये और ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। OIC की बात करें तो OIC 57 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ज़्यादातर जो इस्लामिक कंट्रीज है वही इसकी मेंबर है, और 1969 में इस ग्रुप को बनाया गया था। और अभी ये सेंट्रल एशियन डायलॉग जो दिल्ली में हुआ इस पर किस पे बात हुई है, तो जो अफगानिस्तान इशू है इसको लेकर बात हुई है और ट्रेड बढ़ाने को लेकर बात हुई है। क्योंकि देखो सेंट्रल एशिया से हमारे हिस्टोरिकल टाइज बहुत अच्छे रहे हैं। 3rd सेंचुरी से हम लोग देखते हैं सिल्क रूट वगैरह वहीं से खुले हुए थे, हम लोगों के यहाँ से जुड़ते थे हम लोग एक दूसरे से। बुद्धिज़्म इंडिया से वहाँ गया था, वहाँ पे बहुत जा रहे हम लोग देखते हैं कि जो पेरियार्स वगैरह होते हैं वो सब इंडिया के वहाँ पे बहुत सारे बने थे। बाबर सेंट्रल एशिया से आया था, अलबरूनी आया था, खाना तक वहाँ से आया था, हम लोग देखते हैं। और भी जो कहते हैं ना म्यूजिक, कल्चर, डांस, इवन दो मूवीज भी हमारी इंडिया की 1991 से पहले की हम लोग देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी हैं जो सेंट्रल एशिया में बनी हैं। तो पहले बहुत ज़्यादा था, फिर बाद में 90s आते आते इंडिया और सेंट्रल एशिया के टाइज उतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उनको बढ़ाने के लिए 2000 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। ये मनमोहन सिंह की सरकार में बाय द वे ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। मनमोहन सिंह नहीं, सॉरी, उससे पहले अटल जी के टाइम पर शुरू किया गया था। और इस प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या था कि इंडियन, हम देखते हैं अभी तक हम लोग जो जुड़ते हैं पीटर्सबर्ग से, जैसे बेसिकली बात कर लें तो इंडिया पीटर्सबर्ग से अभी कैसे जुड़ता है,
हम लोग इंडियन ओशियन होते हुए पूरा घूम के जाते हैं, तब जाके यूरोप से जुड़ते हैं। तो इस प्रोग्राम का मेन मतलब ही ये था कि हम लोग इंडिया से सीधे यहाँ पे चाबहार पोर्ट होते हुए, ईरान होते हुए सीधे पीटर्सबर्ग तक जाएं। तो दैट्स ऑल। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने को लेकर भी काफ़ी बातें हुई हैं इस मीटिंग में, अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है नानावती को लेकर। नानावती बेसिकली हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो 84 के सिख राइट्स हुए थे इंडिया में, और 2000 में हम लोग देखते हैं 2002 में गोधरा केस हुआ था गुजरात में। उन सब में यही जो जज थे वो मेन थे। तो इनका ही हाल में निधन हो गया है, तो इसके लेके एक न्यूज़ आई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है जर्मनी को लेकर, कि जर्मनी ने रशिया से कह दिया है कि अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो जर्मनी जो गैस पाइपलाइन निकाल रहा है, जो बाल्टिक सी पाइपलाइन बोली जा रही है बेसिकली, जो सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए बाल्टिक सी होते हुए जर्मनी को जोड़ रही है, उसको जर्मनी पूरी तरीके से रोक देगा। तो बेसिकली बोली जाए तो ये पाइपलाइन क्या है, ये 1200 किलोमीटर की एक पाइपलाइन है। अभी हम देखते हैं जो रशिया से जर्मनी पाइपलाइन जाती है उससे तकरीबन 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस है जो रशिया खरीदता है, और वो जो पाइपलाइन है वो यूक्रेन होती हुई जाती है। लेकिन अभी रशिया ने वही है कि यूक्रेन से वैसे ही संबंध अच्छे नहीं चल रहे, तो ये डायरेक्ट हम देखते हैं जो बाल्टिक सी है वहाँ से होते हुए एक पाइपलाइन डालने की कोशिश कर रहा है रशिया। तो जर्मनी ने कह दिया कि अगर तुमने हमला किया यूक्रेन पे तो ये हम नहीं बनाएंगे। और बाय द वे ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है रशिया का, क्योंकि रशिया 110 बिलियन में तकरीबन 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस और ज़्यादा खरीदेगा अगर ये पाइपलाइन बन जाती है तो दैट्स ऑल। और आज के अगर द हिंदू की बात करें तो आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे एक तो हम देखते हैं गोल्डन टेम्पल में जो लिंचिंग हुई है इसको लेके एक न्यूज़ आई है कि एक बंदा था जो अंदर घुस गया था, और फिर बाद में जो सेवादार थे, जहाँ पे मतलब गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह जो होली प्लेस माना जाता है, गोल्डन टेम्पल में एक बंदा घुस गया था। फिर वहाँ पे जो सेवादार थे उन्होंने मिलकर उसकी लिंचिंग कर दी बेसिकली, तो वो मर गया है। उसको लेके न्यूज़ है। एक जो 6 देशों ने एक मीटिंग की है अभी अफगानिस्तान को लेके कि उनको ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है उनको भेजने के लिए, तो उसके लिए एक न्यूज़ है। और एक श्रीलंका को लेके न्यूज़ है कि श्रीलंका ने हमारे जो 55 फिशरमैन से उनको पकड़ लिया है। तो बस दैट्स ऑल। अगर फ्रंट पेज पे बात करें तो फ्रंट पेज पे ऐसा कुछ खास नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो आज के द हिंदू में। लेकिन हाँ, एक जो फोटो आई है मैं यहाँ पे लगा दूंगा, एक फोटो आई है रूट ब्रिज की। रूट ब्रिज बेसिकली क्या होते हैं, पेड़, जिंदा पेड़ों से बनते हैं, वो मेघालय में ज़्यादातर बनाए जाते हैं, वहाँ के ट्राइबल लोग बनाते हैं। लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है और ट्राइबल लोग उनको जिंग बोलते हैं। होता क्या है, पेड़ों को इस तरीके से मोड़ दिया जाता है कि वो ब्रिज के रूप में काम करने लगते हैं। तो ये रूट ब्रिज को लेके ये एक फोटो वगैरह आई है, तो हमें बस जानना जरूरी हो जाता है कि कहाँ पे बनते हैं और कौन लोग बनाते हैं। तो उनको जिंग बोला जाता है बेसिकली। ट्राइबल लोग होते हैं जो अपने नॉलेज से बनाते हैं जी, ज़्यादातर कलेक्टिंग पाथ्स के रूप में काम करते हैं वहाँ पे। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो अभी 60th एनिवर्सरी को लेके आई है। गोवा लिबरेशन डे मनाया गया है, तो हमारे मोदी जी भी वहाँ पे गए थे, हम लोगों ने देखा, कल फोटो आई थी कि 600 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं गोवा में शुरू किए गए, और गोवा में चुनाव भी आ रहे हैं तो उसको लेके भी थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो बेसिकली हुआ क्या था, हम देखते हैं कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा हम लोगों ने आज़ाद करवाया था। जो पोर्चुगीज़ थे वो 450 साल राज करने के बाद, क्योंकि 1510 में पोर्चुगीज़ गोवा पर राज करने लगे थे, तो 450 साल बाद वो लोग छोड़ के गए थे। ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था इंडिया के द्वारा, क्योंकि उन लोगों ने कह तो दिया था छोड़ जाएंगे, लेकिन वो लोग छोड़ नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने ऑपरेशन विजय चलाया था जिसके तहत हम लोगों ने गोवा को बाद में लिया था। तो दैट्स ऑल। तो उसके 60 साल हो गए, तो उसकी एनिवर्सरी मनाई गई है। और लास्ट गवर्नर जनरल की अगर हम लोग बात करें ना जो गोवा में था पोर्चुगीज का, उसका नाम है वेसल डे सिल्वा। तो ये हमें नाम भी याद रखना जरूरी हो जाता है। और 1967 में गोवा को स्टेटहुड का दर्जा भी मिल गया था। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है नेवी को लेके, कि नेवी ने अभी हाल ही में अपना एक सेकंड इंडिजीनियस स्टील्थ जो शिप होता है जिसका नाम है P-15B, उसको कमीशन कर दिया है। तो बस एक छोटी सी न्यूज़ थी, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है वर्ल्ड बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है उसको लेके। तो पहली बार हमारा कोई देश का आदमी है जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है, उसका नाम है श्रीकांत। तो श्रीकांत फाइनल में पहुंच गए, हम लोगों ने कल इस पर बात भी की थी। तो बाद में श्रीकांत फाइनल में हार गए हैं, जो लॉ है सिंगापुर के उन्होंने हरा दिया है, वो जीत गए हैं। लेकिन सिल्वर मेडल भी मिल गया है किसी पुरुष को वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ऐसा पहली बार हुआ है किसी इंडियन को मिला है। तो दैट्स ऑल। एक न्यूज़ आई है गो कार्टिंग के बारे में। देखो हम लोग जानते हैं F1 रेसिंग होती है,
उसके बाद में F2 रेसिंग वगैरह भी होती है। उससे नीचे मतलब थर्ड नंबर पे गो कार्टिंग मानी जाती है। गो कार्टिंग बेसिकली तुम आप लोगों ने देखा होगा, टायर वायर रखे रहते हैं ट्रैक के हर इधर उधर दोनों तरफ टायर रखे रहते हैं, उसमें लोग बीच में गाड़ी चलाते हैं। तो गो कार्ट चैंपियनशिप अभी चल रही थी बहरीन में। तो पहले इंडिया के खिलाड़ी जिनका नाम है आदित्य काइल, तो वो पहले इंडिया के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने गो कार्ट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है दिल्ली के एक बैट्समैन है, उनको लेके यश धुल को लेके। तो अभी हम जानते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होने वाली है, तो उसमें इंडिया टीम को लीड करेंगे यश। तो बस ये कैप्टन है बेसिकली। तो एक न्यूज़ आई। तो अगर 2 दिन की न्यूज़ की बात करें तो वो तो यही थी। एक एडिटोरियल आया है, अब यहाँ से एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो एडिटोरियल एक तो आया है जो अभी सिख की, जो अभी हम लोगों ने न्यूज़ में भी बात की ना कि लिंचिंग वगैरह की, उसको लेके। ये देखो है क्या, भारत में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, लेकिन साथ ही साथ भारत में राइट टू लाइफ भी है, जो कि छीना नहीं जा सकता। किसी भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे तुम किसी का राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते। धार्मिक ग्रंथों को ठेस पहुंचाना, अपमान पहुंचाना बहुत निंदनीय है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत निंदनीय है किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथों को अपमान पहुंचाना, ये सब पहुंचाना। लेकिन लोगों ने जो उनकी लिंचिंग की है वो बात भी उतनी ही निंदनीय है, क्योंकि इस पे हम देखते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो क्राइम ब्यूरो चीफ्स हैं, या इवन तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बिकॉज ऑफ पंजाब में चुनाव भी आने वाले हैं, सब चुप बैठे हुए हैं। ये साइलेंस एक क्राइम में बहुत आश्चर्यजनक बात हो जाती है कि भारत जैसी डेमोक्रेसी में जहां पे किसी की खुलेआम लिंचिंग कर दी जाए, वहां उसको लेके कोई डिमेनाइज ना करे या चुप रहे। हो सकता है कुछ दिन बाद बोले, अभी नहीं बोल रहे, लेकिन कोई। देखो सिख धर्म क्या है, सिख धर्म ने हम लोगों के सामने एक स्टैंडर्ड स्थापित किए हैं। जब भी क्राइसिस आता है, चाहे हम देखते हैं कोविड हो जाए, चाहे इंटीग्रिटी की बात आए, चैरिटी की बात आए, तो उसने अपनी वैल्यूज दिखाई हैं। सिख धर्म ने अपनी वैल्यूज दिखा के कुछ स्टैंडर्ड स्थापित किए हैं, जो ये दिखाता है कि सिख धर्म हमेशा क्राइसिस के टाइम पे आगे आता है और आगे बढ़ के सबसे पहले मदद करने वाले धर्मों में से एक बनता है। तो जिन्होंने ऐसा काम किया है, सिख धर्म के उच्च पोस्ट के जो लोग हैं, जो धार्मिक गुरु वगैरह हैं, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग भी इन चीजों को कंडेम करें। धर्म का सम्मान करना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाइफ अपनी जगह जरूरी है। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या ना, भीड़ अगर ऐसी लिंचिंग करने लगेगी जिसपे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो रूल ऑफ द लॉ एक समय बाद खत्म हो जाएगा और रूल ऑफ द मॉब शुरू हो जाएगा। फिर तो भाई है ना कि भीड़ को लगेगा हम भीड़ के नाम पे कुछ भी कर दें और कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो आज हमारी पुलिस की, आज हमारी सिविल सोसाइटीज की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, पॉलिटिकल लीडर्स की, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आगे आके ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें। इवन दो जो सिख धर्म के बड़े गुरु हैं, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन लोगों ने लिंचिंग की है, भले ही उन लोगों ने गलत किया सही किया, ये फैसला लेने वाले मैं या कोई और कोई नहीं होता, ये फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन अगर जिसने भी ये काम किए हैं, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि सिख धर्म जो स्टैंडर्ड सेट करता है लोगों के लिए, उस हिसाब से भी ये गलत है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर ह्यूमैनिटेरियन की तरफ से हम मानवता की जब बात करते हैं, राइट टू लाइफ की बात करते हैं, उस तरफ से भी ये गलत है। और अभी किसी का कंडेम ना करना, हो सकता है किसी के पर्सनल फायदे हो, ये इंडिया की डेमोक्रेसी पे ठेस पहुंचाना है। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में तो यही था। और एक नेक्स्ट एडिटोरियल जो द हिंदू में आया है, वो आया है JCPOA को लेके। अब हम लोग पहले बात कर ले रहे हैं JCPOA है क्या। ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, JCPOA है। अब इसमें हुआ क्या था, कुछ सालों पहले चलते हैं, बराक ओबामा के टाइम पे हुआ क्या था। P5+1, P5 जो देश है, +1 रशिया, और साथ साथ में इधर हम देखते हैं ईरान। इन लोगों के बीच में एक सहमति बनी थी। बेसिकली यूएस और ईरान के बीच की सहमति थी, बाकी से देश तो बीच में आ गए थे बीचवानी करने एक टाइप से। हुआ क्या था, ईरान लगातार न्यूक्लियर निकाल रहा था, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर उत्पादन करने लगा था, और उनसे वो न्यूक्लियर हथियार भी बनाने वाला था। तो अभी कोई भी देश ये नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा देश न्यूक्लियर और नए ऐसे देश पैदा हो जाए जो जहां पे न्यूक्लियर हथियार बना के रख ले। कोई देश नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे अनस्टेबिलिटी बढ़ती ही है दुनिया में। तो यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए गए थे।
तो इस वजह से इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था JCPOA, जिसमें P5+1 कंट्रीज और ईरान, ऐसे 7 लोग बैठे थे। और उन लोगों ने ये कहा था कि ईरान यूरेनियम को उतना ही निकालेगा जिससे वो अपने प्लांट वगैरह चलाए, मतलब हथियार बनाने के लिए नहीं निकालेगा, बदले में यूएस उस पर सैंक्शन हटा देगा। तो ये पूरी मीट हो गई थी और सब बढ़िया चल रहा था। यूएस में चुनाव होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ये बदलाव नहीं चाहिए, हम ये सैंक्शंस क्यों हटाएं जब वो ऐसे काम कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये पूरी साजिश है, वो तो पीछे, हम रिलाई कैसे कर सकते हैं ऐसे किसी भी एग्रीमेंट पे, और हमें तो पता है कि ईरान ऐसे काम कर रहा है कि वो पीछे से निकाल के हथियार बना रहा है, ईरान की सरकार ये वो फलाने ढिकाने। यूएस ने JCPO एग्रीमेंट से खुद को विड्रॉ कर दिया। जैसे ही यूएस ने विड्रॉ किया, उसने ईरान पे सैंक्शंस दोबारा लगा दिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले न्यूज भी पढ़ी थी कि ईरान से, मतलब इवन दो इंडिया जैसे देशों तक से कह दिया गया था कि, और सारे देशों से, यूएसए ने कह दिया था कि तुम लोग ईरान से जो तेल वगैरह है वो नहीं खरीदोगे, नहीं तो हम तुम लोगों पे भी सैंक्शन लगा देंगे। तो हम लोगों ने भी खरीदना बंद कर दिया गया था, और जैसे ही हम लोगों ने बंद किया तो बदले में ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा ना, सीधी सी बात है। तो ईरान ने फिर से यूरेनियम बनाना शुरू कर दिया। अब ईरान ऐसा क्यों करता है? देखो, यूएस ने सद्दाम हुसैन को भी मारा, खत्म कर दिया था, हम जानते हैं। गद्दाफी को निस्तानाबूद कर दिया था लीबिया में, हम जानते हैं। ये सब कैसे कर पाया? क्योंकि उनके पास में न्यूक्लियर बम नहीं था। आज उत्तर कोरिया के पास में न्यूक्लियर बम है। ईरान देखता है कि उत्तर कोरिया के जो किम जोंग उन उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको जाके रिस्पेक्ट दे रहे हैं यूएस के जो प्रेसिडेंट है, इसलिए ईरान भी चाहता है कि हम न्यूक्लियर बम बना लें। ऊपर से यूएस के ऊपर इजराइल का दबाव भी है हाल फिलहाल में, तो जो भी है। तो अभी क्या है, जब फिर से चुनाव हुए हैं और जो बाइडन आ गए हैं अभी, तो अभी वियना में एक मीटिंग चल रही है कि JCPOA में यूएसए फिर से आएगा और यूएसए जो सैंक्शंस वगैरह है उन सबको हटाएगा, और बदले में ईरान भी अपनी जो न्यूक्लियर बम बनाने की जो भी टेंडेंसी है उसको कम करेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो P5 देश है, जो यूरोपीय देश हैं, वो परेशान हो चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई यूएसए कभी आता है कभी चला जाता है। इस वजह से जो P5 देश है वो इस बार उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हम ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की बात करें तो वो लोग पीछे हटे हुए हैं पहले से ही। इस बार के JCPO में वो JCPOA की जो मीटिंग्स हो रही है उनमें वो भाग भी नहीं ले रहे हैं, और लगता भी नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। और ईरान एक मैक्सिमम रेसिस्टेंस पे इस बार मीटिंग पे काम कर रहा है। उसका कहना यह है कि आप पूरे सैंक्शंस हटाओगे तभी हम करेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाइना और रशिया से जाके टाइज कर लेंगे और अपनी जो मतलब हमारी जो चीज चल रही है वो हम चलने देंगे। तो यहाँ पे यूएसए और ईरान, सॉरी, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम बनी हुई है कि JCPO एग्रीमेंट को दोबारा जिंदा कैसे किया जाए। लेकिन एक चीज और आती है, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाना और एक पैलेस्टीन पे बैठ के अच्छे तरीके से, मतलब बात करके सुलझाना। तो ये चीज कैसे करेगा यूएसए? और सच वाली बात बोली जाए तो यूरोपीय देशों को भी इसमें यूएसए का साथ देना चाहिए, क्योंकि यूरोपीय देश इसमें साथ नहीं दे रहा, क्योंकि यूरोपीय देश का कहना यह है कि ये पीछे हट जाते हैं खुद ही। अभी इनके यहाँ कोई दूसरा प्रेसिडेंट आ गया, पीछे हट जाएंगे अपनी बात से, वो सीन है। तो अब ये एग्रीमेंट कहाँ तक जा पाता है और ये वियना मीटिंग कहाँ तक जा पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन होना तो ये चाहिए कि इसमें यूएसए फिर से एंटर करे, और साथ साथ में जितने भी ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इनको फिर से मदद करनी चाहिए यूएसए की इसमें आने के लिए। और ये केवल यूएसए के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि दुनिया में और ज्यादा अनस्टेबिलिटी आए और एक नया देश एक नई न्यूक्लियर पावर के साथ में खड़ा हो जाए। तो दैट्स ऑल। अगर हम बात करें 20 और 19 दिसंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।